Hi everyone. So welcome to lecture 3 of GS2 Polity. ठीक है, लास्ट के लेक्चर में हमने पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पूरा डिस्कस करा था. ठीक है, एंड हाउ इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के. तो डिफरेंट टाइप ऑफ मीन्स पढ़े थे थ्रू विच द गवर्नमेंट कैन बी डिजॉल्व. ठीक है, सो टुडे विल स्टार्ट विथ आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा सेपरेशन ऑफ पावर है इनिशियली. ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, राइट. एंड इसके बाद विल स्टार्ट प्राइमरीली विथ प्रीएम्बल वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन कि वेयर डज द बेसिक डिफरेंस लाई. ठीक है, इसमें हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स वगैरह रहेंगे हम इसका पूरा अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो क्रिएट हुई थी उसका थोड़ा हम रेफरेंस लेंगे. ठीक है, फिर उसका जो इलेक्शंस वगैरह हुए थे वो हम डिस्कस करेंगे. देन जो इलेक्शंस हुए थे उसके बाद एक केस आया था कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट 1989 जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को नल एंड वाइड करने के लिए प्ली रखी गई थी बिकॉज इट वाज गिवन, द आर्ग्यूमेंट वाज गिवन कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए वोट्स हुए थे, ठीक है, उसमें सबको यूनिफॉर्म वोट्स नहीं मिले थे. मतलब जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएट होनी थी इसके लिए जो इलेक्शंस हुए थे उसमें सिर्फ लिमिटेड लोगों के पास ही वोटिंग राइट्स है जिसमें आपके लैंडलॉर्ड्स और हाई क्लास पीपल वर इन्वॉल्व. जैसे वुमेन वर नॉट गिवन द राइट टू वोट. ठीक है, तो उस चीज़ को प्ली करते हुए यहाँ पे एक केस आया था कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन का 1989 का, तो उसका हम थोड़ा रेफरेंस पढ़ेंगे. ठीक है, फिर उसके बेसिस पे सबसे मेन क्वेश्चन कि भाई इज़ प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो उस केस में दो केसेस आए थे. ठीक है, बेरीबेरी केस ऑफ 1960 जिसमें कंक्लूड हुआ कि भाई प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है. बट केशवानंद भारती केस 1973 में इट वाज इंटरप्रेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट दैट यस प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो वो हम पूरा पढ़ेंगे. ठीक है, देन विल मूव टू द आइडियल्स और द वैल्यूज़ एंड एस्पिरेशन ऑफ प्रीएम्बल. ठीक है, तो भाई आइडियल्स और वैल्यूज़ मतलब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए टू अचीव वॉट. ठीक है, तो सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सिक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये सारे वैल्यूज़ होनी चाहिए टू अचीव लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है, जो भी हम पढ़ेंगे उसका बेसिक फाउंडेशन बनाने के बाद आप रेफ़र कर सकते हो इसका चैप्टर 4 ऑफ लक्ष्मीकांत. ठीक है, स्टैंडर्ड बुक है पॉलिटी की. यहाँ से समझ लोगे एक बारी, फ्लो समझ में आ जाएगा कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है. तो चैप्टर 4 उठा के पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट और मतलब सब समझ में आ जाएगा. डिक्टेशन में दे दूंगा तो नोट्स अगर मेंस के हिसाब से चाहिए होगा तो वो आप रेफ़र कर सकते हो. ठीक है, सो गिव द फर्स्ट हेडिंग है सेपरेशन ऑफ पावर. ठीक है, इन दिस यू राइट फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू. ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर it was given by a French philosopher named Montesquieu. Montesquieu. ठीक है, so French philosopher Montesquieu gave the idea of separation of power in which three organs of government ब्रैकेट में लिख लो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी शुड बी केप्ट इन अ सेपरेट वाटर टाइट कंपार्टमेंट. ठीक है, तो एज अ कॉन्सेप्ट इट वाज गिवन बाय फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू जिसके अंदर थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट वी ऑल नो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी शुड बी केप्ट इन अ सेपरेट वाटर टाइट कंपार्टमेंट. ठीक है, दिस वाज द कॉन्सेप्ट. ये फॉलो होता है बट यूएस में ज़्यादा टाइट और मतलब सेपरेशन ऑफ पावर वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है, बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट राइट, अमेरिका वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट सेपरेशन ऑफ पावर कॉन्सेप्ट. ठीक है, नेक्स्ट राइट, सेपरेशन ऑफ पावर विथ इक्वल रोल इज मोर विजिबल इन द केस ऑफ इंडिया एज कम्पेयर टू यूके वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज आर मोर विजिबल. ठीक है, तो हमने पिछले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिस्कस करा था कि इंडिया का जो गवर्नमेंट का बाइफिकेशन है वो आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, दिस इज जुडिशरी, देन यू हैव लेजिस्लेटिव एंड देन यू हैव एग्जीक्यूटिव. ठीक है, सो दिस इज वेन डायग्राम के फॉर्मेट में समझाया, तो दिस इज योर लेजिस्लेटिव एंड दिस इज योर एग्जीक्यूटिव. ठीक है, और ये वाला जो वाटर टाइट कंपार्टमेंट है वो यूएस के फॉर्म में है
वाटर टाइट है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव, ठीक है। ये यहाँ पे जो हेड है गवर्नमेंट का वो पीएम है, और जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे सबका हेड से प्रेसिडेंट है, ठीक है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट वी स्टडीड इन लास्ट लेक्चर। आगे लिखो, इन द केस ऑफ इंडिया being a parliamentary form, having a parliamentary form of government, and since executive is part of legislative, therefore separation of power is not possible, ठीक है। तो इस केस में जो कॉन्सेप्ट था वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट होना चाहिए था, जो कि यूएस के केस में विजिबल है, बट इंडिया के केस में चेक्स एंड बैलेंसेज है, एंड जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेटिव का सब पार्ट है, इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर उतनी ज़्यादा विजिबल नहीं है। कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं, बट जो फिलोसोफर था उसके एग्जैक्ट जो आइडियाज़ थे उसके बेसिस पे हम फॉलो नहीं करते। वो जो डिट्टो उसने बोला था वो यूएस में फॉलो होता है, इंडिया में उसका एक मॉडिफाइड वर्जन यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट राइट, ठीक है। सो दिस वाज अ स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अभी लिखो नेक्स्ट हेडिंग, प्रीएम्बल वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन। ये आज का मेन टॉपिक है, ठीक है। प्रीएम्बल वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सबको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन में आपके सारे आर्टिकल्स वगैरह आते हैं, राइट। और प्रीएम्बल का जो बेसिक मतलब है वो ये है कि इट गिव्स अ स्मॉल समरी और द जिस्ट, ठीक है, जिसके बेसिस पे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो कंट्री है या जो गवर्नमेंट है उस कंट्री की वो किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी, ठीक है, और व्हाट इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज़ फॉलोड इन दैट कंट्री, ठीक है। ये सारा आइडिया आपको एक प्रीएम्बल पढ़ के पता लग जाएगा। उसका डिटेल वर्जन आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, जिसके अंदर आपके अंदर आर्टिकल्स, अमेंडमेंट एक्ट्स, वो सारी चीज़ें फॉलो होती हैं, ठीक है। सो प्रीएम्बल वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो, इट इज़ अ समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अभी हम थोड़ा इसके बारे में ये समझ लेते हैं कि बेसिक डिफरेंस कहाँ लाई होता है, मतलब डिफरेंस के बेसिस पर अंडरस्टैंडिंग समझेंगे, ताकि जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, जो कॉमन पॉइंट है, और जो इंटरलिंकिंग पॉइंट है कि कैसे प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन आपस में लिंक है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसमें बेसिक डिफरेंस इसको ऐसे लिखो कि प्रीएम्बल जो है इट इज़ नॉट अ लॉ, हेंस इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल, ठीक है। इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द आर्टिकल्स कैन बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट अ लॉ, ठीक है। इसमें लिख लो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लॉ। हमने पहले पढ़ा था पार्लियामेंट्री लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी आर्टिकल्स हैं दैट एक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लॉ एंड इज इन्फोर्सिबल, ठीक है। अभी इसमें लिखो दूसरा पॉइंट, बेसिक डिफरेंस था, समरी समझ में आ गई, समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड प्रीएम्बल। बेसिक डिफरेंस क्या है कि प्रीएम्बल इट इज़ नॉट अ लॉ, हेंस इट इज़ नॉट इन्फोर्सिबल, एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लॉ एंड इट इज़ वेरी मच इन्फोर्सिबल, ठीक है। नेक्स्ट यू राइट, इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू हैव प्रीएम्बल व्हेन यू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन यू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। हमारे केस में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमने रखा है, ठीक है। प्रीएम्बल इज नॉट मैंडेटरी इन केस ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट राइट, तो मैंडेटरी नहीं है, हमारे में है, कुछ जिनमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है उनमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट राइट, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नो प्रीएम्बल, और अनरिटन के केस में जैसे यूके, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नो प्रीएम्बल, ठीक है।
नेक्स्ट राइट प्रीएम्बल कंटेन्स द समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो मैं पहले लिखवा चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट राइट preamble is in a form of declaration but it does not give any substantive power to the government or citizen, ठीक है। मतलब वही है, इवेंचुअली है तो समरी, ठीक है। तो preamble does not provide substantive पावर टू गवर्नमेंट एंड सिटीजन, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए ये है कि आप गवर्नमेंट प्रीएम्बल को रेफ़र करते हुए कोई भी अमेंडमेंट नहीं ला सकती, ना ही कोई लॉ ला सकती है जो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को रेफ़र करके लग सकती है, ठीक है। सिमिलरली सिटीजन्स प्रीएम्बल को रेफ़र करके ये क्लेम नहीं कर सकते कि उनका कोई फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट हुआ है, ठीक है। या फिर प्रीएम्बल को रेफ़र करके कोई ये क्लेम नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट आर्बिट्री डिसीजन ले रही है, ठीक है, विच इज़ एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर, ठीक है। तो कोई भी सब्सटैंटिव पावर नहीं है, इट गिव्स द मोरल स्टैंडिंग, ठीक है, एंड द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें लिख लो प्रीएम्बल कैनॉट ओवरराइट, फोकस ऑन द वर्ड ओवरराइट, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अभी फंडा क्या है, आर्टिकल 368 है, ठीक है। आर्टिकल 368 यूज़ होता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप प्रीएम्बल के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल लेके आ जाओगे या कोई आर्टिकल बदल दोगे, कोई अमेंडमेंट कर दोगे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल थ्रू, बिकॉज मतलब प्रीएम्बल के थ्रू आप ओवरराइड नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन को। बट अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो रहा है, ठीक है, कोई आर्टिकल ऐड हो रहा है, कोई नया मोरल वैल्यू ऐड हो रहा है, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ ऐड हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि इट बिकम्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि उसका जो रिजेम्बलेंस है, ठीक है, वो प्रीएम्बल में भी शो हो, तो वो हो सकता है, ठीक है। दोनों ही केसेस में आपको अमेंड करने के लिए आर्टिकल 368 की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बट कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रीएम्बल एडिट कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, बट प्रीएम्बल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस केस में एक कंडीशन आती है कॉन्स्टिट्यूशन के केस में। In the case of constitution, when some articles are contradicting to each other, ठीक है, in case of constitution when some articles are contradicting to each other, we need to understand the intent behind it, ठीक है। तो constitution में कई ऐसे articles हैं, कई ऐसे laws हैं जो कि एक दूसरे को ना contradict करते हैं, ठीक है। अब contradict कैसे करते हैं, इसका प्राइम एग्जाम्पल ले लो, आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 15(1) एंड आर्टिकल 15(4). अब आर्टिकल 15(1) क्या करता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ठीक है। इट डिक्लेयर्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट्स में हम आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी जस्ट समझने के लिए कि भाई कहना क्या चाहता है कभी, कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्ट्रडिक्टिंग आर्टिकल्स भी हो सकते हैं। प्रीएम्बल तो आपका समरी है, ठीक है। तो इसको ऐसा समझो कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में मल्टीपल आर्टिकल्स हैं, कोई ना कोई आर्टिकल्स या बहुत से आर्टिकल्स एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो उसका एक एग्जांपल है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, दिस इज डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 15(1) बेसिस ऑफ कास्ट, ठीक है। आर्टिकल 15(4) के अंदर दिस इज डिक्लेयर्ड दैट स्टेट शैल मेड अरेंजमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लास, ठीक है। State shall made arrangement for the betterment of backward class, ठीक है। अब समझने वाला पॉइंट ये है, एक तरफ आप ये बोल रहे हो कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कास्ट के बेसिस पे, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल मेंशन है, तो कोई भी ऐसा लॉ गवर्नमेंट लाती है, स्टेट गवर्नमेंट लाती है, वो कभी भी डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले से ये कंक्लूजन है। दूसरे से आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक अमेंडमेंट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लास, ठीक है, कि भाई आपको बैकवर्ड क्लास के अपलिफ्टमेंट के लिए स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वो अपलिफ्टमेंट आपके अलग अलग तरीके से भी हो सकते हैं, आप रिजर्वेशन दे सकते हो, आप रिबेट दे सकते हो, आप सब्सिडीज़ दे सकते हो, ऑल दोज थिंग्स।
तो अगर आप इसको मतलब बर्ड आई व्यू से देखोगे तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्रडिक्टिंग टू ईच अदर, बट कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो जो आर्टिकल बना है उसके पीछे का एसेंस समझना ज़रूरी है, ठीक है। ये वाला जो आर्टिकल है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ये हमारे हिस्टोरिकल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे सोसाइटी में अनटचेबिलिटी और सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो वो एक सोशल स्टिग्मा है। नाउ टू अवॉइड दैट सोशल स्टिग्मा कि भाई जो कास्ट सिस्टम चला आ रहा है, ठीक है, जो अनटचेबिलिटी चली आ रही है, ऑल दीज सोशल कस्टम्स नीड्स टू बी गॉन, तो उस केस के लिए ये वाला आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल 15(1). एट द सेम टाइम वी नो दैट वी हैव मल्टीपल कास्ट, वी हैव मल्टीपल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हु आर वेरी मच बैकवर्ड, ठीक है। इसमें आपका SC ST OBC बहुत सारे जो बाइफिकेशंस हैं कास्ट की काफ़ी आते हैं, ठीक है। सो यू कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट कि जो मतलब जिनके पास अच्छा बैकग्राउंड रहा है, ठीक है, जिनकी मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे हैव बीन डूइंग गुड, आप उनके संग जो बैकवर्ड कास्ट के पीपल है उनको compete नहीं करा सकते, ठीक है, बिकॉज इवेंचुअली दे नीड मोर देन अ सपोर्ट, ठीक है, दे नीड हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट ताकि उनको वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, सो दैट दे कैन कम्पीट ऑन द सेम लेवल, ठीक है। तो उस केस के लिए इसके पीछे का इंटेंट ये है कि भाई जो बैकवर्ड क्लास है उनके बेटरमेंट के लिए इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, स्टेट इधर आपकी सेंट्रल भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, ठीक है, तो आप उनकी बेटरमेंट के लिए जो भी अरेंजमेंट कर सकते हो वो करो, ठीक है। बहुत दोनों ही केसेस में अगर आप समझोगे तो इंटेंट बिहाइंड वॉज सोशल जस्टिस, ठीक है। अब पढ़ने के लिए ये दोनों आर्टिकल्स कॉन्ट्राडिक्टिंग है, बट इसके पीछे का इंटेंट अगर अभी हमने समझा तो उसमें समझ में आता है कि ठीक है, दिस वॉज बॉट टू रिमूव द सोशल स्टिग्मा एंड दिस वॉज ब्रॉट टू मेक श्योर टू गिव अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल दोज पीपल हु हैव नॉट डेवलप्ड, जो उतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं टाइम के साथ एज़ कम्पेयर टू द अदर कास्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा एक एग्जांपल था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट राइट अगेन इन प्रीएम्बल वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल हैज़ इनैक्टिंग क्लॉज वेयर इट डिक्लेयर्स, ठीक है, वेयर इट डिक्लेयर्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, ठीक है। इनैक्ट हुआ था और अडॉप्ट हुआ था 26 जनवरी को, ठीक है। तो प्रीएम्बल स्टेट्स दिस थिंग कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनैक्ट 26 नवंबर 1949 में हुआ था, ठीक है। अब द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ अ गवर्नमेंट वर्क्स, ठीक है। और उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जिसने इवेंचुअली कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करा था, जो ड्राफ्ट असेंबली बनी जिसमें अम्बेडकर जी थे, ठीक है, ऑल दोज पीपल हु वर सिलेक्टेड, उनका सिलेक्शन किस बेसिस पे हुआ, क्या नंबर्स थे, क्या फ्लो था, ठीक है। तो वो हम एक बारी देख लेते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है पर ठीक है, हमें समझ में आ जाएंगी चीज़ें। सो यू हैव प्रीएम्बल, you have constitution and you have the government, ठीक है। preamble gives the summary and constitution run the government, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि preamble is a subset of constitution and constitution eventually run the government at the same time, at the very same time preamble also runs the government, ठीक है। अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट फंक्शनरी या जो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है, आपको कोई भी ऐसा फंक्शन लग रहा है कि जो गवर्नमेंट का आर्बिट्री है, जो सिंपली प्रीएम्बल को भी एक्सप्लॉइट कर रहा है स्ट्रेट टर्म्स में, आप कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ो, आप प्रीएम्बल के बेसिस पे भी गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि आप प्रीएम्बल के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते, बट हाँ, प्रीएम्बल के बेसिस पे अगर कोई गवर्नमेंट का एक्शन है जो कि आर्बिट्री है, उसको आप हमेशा चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। So next you write, Constitution was created by the Constituent Assembly, ठीक है। Constituent
असेंबली, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसमें लिखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, अंडर कैबिनेट मिशन प्लान फ्रॉम ब्रिटिश comma Indians got the body through which constitution was wrote. From British, Indians got the body through which constitution was wrote, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली थी, ठीक है, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने के बाद हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली बॉडी मिल गई थी, ठीक है। अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी इट हैड 389 मेंबर्स, ठीक है। इसमें से 296 389 296 और 93 296 जो हुए थे वर इलेक्टेड फ्रॉम द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड फ्रॉम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और जो 93 सेलेक्ट हुए थे ये सारे प्रिंसली स्टेट्स के थे, प्रिंसली स्टेट, ठीक है। तो 389 मेंबर्स थे टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और जिसमें से 296 वर इलेक्टेड फ्रॉम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और बाकी के 93 जो थे वो आपके प्रिंसली स्टेट्स के थे, ठीक है। तो कैबिनेट, इसमें ये चीज़ और लिख लो, कैबिनेट मिशन प्लान जो था ब्रैकेट में लिख लो, अंडर कैबिनेट मिशन प्लान इन जुलाई 1946 इलेक्शन फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड। तो इसके तहत जुलाई 1946 में इलेक्शन फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड, ठीक है, एंड नवंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज क्रिएटेड, ठीक है। नेक्स्ट राइट। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू कैसे बनी, टाइमलाइंस और क्या क्या नंबर्स थे। नंबर्स वैसे इतने ज़रूरी नहीं है, बट हाँ पता होना चाहिए कि जो मेंबर्स थे वो प्रिंस स्टेट्स और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों की साइड से आए थे, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स में बन सकता है, नंबर ज़रूरी नहीं है इतने। नेक्स्ट राइट, आफ्टर पाकिस्तान वॉज फॉर्म्ड, ठीक है। अब ये तो तब था जब पाकिस्तान हमारे साथ था, बट जब पाकिस्तान बना, आफ्टर पाकिस्तान वॉज फॉर्म्ड, out of 389 90 went to the Pakistan and India was left with 299, ठीक है। 389 में से 90 went to पाकिस्तान, ठीक है, और ये जो 389 का नंबर था इट केम डाउन टू 299 मेंबर्स वर लेफ्ट, ठीक है, ठीक है। तो इनिशियली 389 थे, पार्टीशन के बाद 299 बचे, और जो वोटिंग राइट्स थे, ठीक है, वोटिंग राइट्स इस इलेक्शन के लिए दैट वाज वेरी लिमिटेड, इसमें लिख लो वोटिंग राइट फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज लिमिटेड, लिख लो जमींदार्स, lawyers etc. were given rights, ब्रैकेट में लिख लो women were not given voting rights, ठीक है। तो ज़मींदार लॉयर्स को मिला था बट वुमेन के लिए वोटिंग राइट्स नहीं था, ठीक है। ये वोटिंग राइट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 के इलेक्शंस में स्टार्ट हुई जुलाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कब,
नवंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम क्या था? टू क्रिएट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, अभी इसका एक रेफरेंस पॉइंट इंडिया में 1989 में आया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक केस आया था इन 1989 विच वॉज नेम्ड एज कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना KEHAR सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989। ठीक है, सो इन्होंने क्या प्ली दी कि भाई ही आर्ग्यूड, लिख लो, कहर सिंह आर्ग्यूड दैट सिंस वोटिंग राइट्स वर नॉट यूनिफॉर्म and hence Indians did not participated in the constitution creation। ठीक है, तो उसका ये उनका ये कहना था कि भाई जब सारे इंडियंस ने पार्टिसिपेट नहीं करा है बिकॉज वोटिंग राइट्स वर वेरी मच लिमिटेड। फॉर एग्जांपल अभी हमने वुमेन का पढ़ा, तो ही स्टेटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये था। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर लिख लो, people of India are the ultimate sovereign people of India are ultimate sovereign as per the preamble। however in Kahar Singh case the statement was challenged। ठीक है, सॉवरेन का आगे मतलब क्या होता है कि भाई आप अपने डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले सकते हो बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के। ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया आर अल्टीमेट सॉवरेन कि वो अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं। बट ये कहाँ लिखा था? एज पर प्रीएम्बल, बट इट वॉज चैलेंज इन कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989। ठीक है, तो फंडा वही था। प्रीएम्बल में लिखा है कि पीपल ऑफ इंडिया आर अल्टीमेट सॉवरेन, मतलब हर किसी को अपना डायरेक्शन और अपने डिसीजन लेने का हक है। ठीक है, आज़ादी है। बट दिस स्टेटमेंट वॉज चैलेंज इन कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 बिकॉज ही स्टेटेड जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए इलेक्शंस हुए थे तो उसमें सबके पास वोटिंग राइट्स ही नहीं। जब सबके पास वोटिंग राइट्स ही नहीं थे तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द पीपल टू एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो इसको ब्रैकेट में लिखो, इसमें जो कंक्लूजन था, जो कोर्ट ने कंक्लूजन ऑफ कोर्ट, ठीक है, ये तो प्ली दी थी, इसके बेसिस पे कोर्ट ने जो रिवर्ट करा वो ये था। तो कोर्ट ने कहर सिंह से सिंपल ये चीज़ पूछी कि डू यू बिलीव द पेरेंट्स आर गॉड। ठीक है, तो कोर्ट का ये पूछने का ये मतलब था कि बॉस कुछ चीज़ें आप बिलीव करके चलोगे तो ही सोसाइटी के लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो ही कोर्ट सिंपली आस्क कि आर द पेरेंट्स गॉड, हर किसी को ही पता है आर पेरेंट्स गॉड। कोर्ट आस्क्ड। ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल और द बेसिक लॉजिक बिहाइंड आस्किंग सच क्वेश्चन वाज दैट few beliefs, ठीक है, और myth if we believe in will always be beneficial for the society। ठीक है, so this was the conclusion by the court, hence the case was limited। तो कोर्ट ने बोला कि भाई कुछ चीज़ों को आप मान के चलोगे तो ही बेटर है फॉर द सोसाइटी के, क्योंकि हर चीज़ में आप अगर आप लॉजिक और पूरा इंटरप्रिटेशन के हिसाब से चलने लगो तो दिक्कत होगी। ठीक है, सो दिस वाज योर कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989। ठीक है, ठीक है, इसमें एक पॉइंट लिख लो, 42nd Amendment Act of 1976, 3 words were added in preamble, 3 words were added in preamble, those were your
सिक्योलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, तो प्रियम्बल को जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी, प्रियम्बल भी जो आपका एडिट है वो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही होगा। ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में 3 वर्ड ऐड हुए, सोशलिस्ट, सिक्योलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्रियम्बल वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट लिखो वैल्यूज़, हेडिंग दो वैल्यूज़ एंड एस्पिरेशन ऑफ प्रियम्बल। ठीक है, तो वैल्यूज़ में आपके सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सिक्योलर, डेमोक्रेटिक एंड यू हैव रिपब्लिक। ठीक है, और एस्पिरेशन में आपके राइट डाउन लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी। ठीक है, इसमें लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, प्रियम्बल कंटेन्स द आइडियल्स एंड एस्पिरेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट राइट, आइडियल्स आर द मीन्स टू अचीव एस्पिरेशन। ठीक है, तो रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है तो लिबर्टी है, सिक्योलर है तो इक्वालिटी है। ठीक है, सो ऑल दीज आर इंटर रिलेटेड। नेक्स्ट राइट, सुप्रीम कोर्ट हैव द फाइनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रियम्बल। ठीक है, वो तो ऑब्वियसली बात है, जो लास्ट हमेशा जो आखिरी अंडरस्टैंडिंग होगी वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट की ही रहेगी। ठीक है, तो दिस वाज वैल्यूज़ एंड एस्पिरेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रियम्बल बेसिकली कंटेन्स द वैल्यूज़ एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ गिव द नेक्स्ट हेडिंग, इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें 2 केस हुए थे, बेरुबरी केस और केशवानंद भारती केस। ठीक है, इज प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर पहला केस बेरुबरी केस 1960। ठीक है, इसमें कोर्ट का ये कंक्लूजन था, नो प्रियम्बल, इसके अंदर लिख लो, द कोर्ट डिसाइडेड दैट नो प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज as a job of constitution is to provide legal power to the government, the same is not provided by the preamble. ठीक है, so इसमें conclusion था कि no, because preamble does not provide legal power to constitution, to government. ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो which कॉन्स्टिट्यूशन डस। ठीक है, फिर दूसरा केस आया बी केशवानंद भारती केस ऑफ 1973। इसमें ये कंक्लूजन निकला यस। ठीक है, 1973। ठीक है, सो इसमें क्या कंक्लूजन था कि अगर ये आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, सपोज दिस इज योर कॉन्स्टिट्यूशन, देन प्रियम्बल इज अ सब पार्ट नेम्ड प्रियम्बल। ठीक है, और इसका सिंपल इंटरप्रिटेशन ये था, हाउ डू यू अमेंड प्रियम्बल। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन वाज, इसमें पहला जो आर्गुमेंट दिया था कि प्रियम्बल को अमेंड करने के लिए यू हैव टू यूज आर्टिकल 368 which is the same article to amend constitution, which is the same
आर्टिकल टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जब इसका येस गया। सेकेंडली, एनी बिग चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स टू बी अपडेटेड इन प्रीएम्बल ऑल्सो, ठीक है, ऑब्वियसली। तो कहने का सेंस ये था कि जो भी एनी बिग चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स टू बी अपडेटेड इन प्रीएम्बल, ठीक है। सो इन दो आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे कोर्ट डिसाइडेड दैट यस प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये दो केस याद रखना, ये आर्ग्यूमेंट याद रखना। क्वेश्चन कभी भी आ सकता है कि स्टार्टिंग से ही प्रीएम्बल वाज कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द आंसर इज नो। करेंटली इज प्रीएम्बल इज कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द आंसर इज यस। दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स ये रहे आपके सामने, ठीक है, ठीक है। तो गिव द नेक्स्ट हेडिंग एज आइडियल्स ऑफ प्रीएम्बल। हमने अभी लिस्ट डाउन कर ली थी चीज़ें, ठीक है। तो अब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई सोवरेनिटी क्या होता है, सेक्युलर क्या होता है, ठीक है, ऑल दोज थिंग्स। तो राइट डाउन आइडियल्स और वैल्यूज ऑफ प्रीएम्बल। आइडियल्स/वैल्यूज ऑफ प्रीएम्बल, ठीक है। इसमें पहला लिखो सोवरेनिटी, ठीक है। अंडर सोवरेनिटी राइट, व्हेन योर डिसीजंस आर नॉट बाउंडेड बाय अदर पर्सन और सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट राइट, I'll repeat, when your decisions are not bounded by other system or person either within the boundary or internationally, ठीक है। नेक्स्ट राइट, इसमें एग्जाम्पल लिख दो। तो इसमें एग्जाम्पल दोनों तरीके से आएगा, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन थी। इसमें एग्जाम्पल में ऐसे लिख लो, प्रूव इंडिया इज नॉट सॉवरेन, और एक दूसरा एग्जाम्पल है प्रूफ इंडिया इज सॉवरेन, ठीक है। पहले वाले का क्या है कि भाई प्रूव इंडिया इज नॉट सॉवरेन, इसमें लिख सकते हो इटालियन मरीन केस कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द एग्जाम्पल एज इंडिया एग्रीड फॉर यूएन कोर्ट केस आफ्टर प्रेशर फ्रॉम इटली, ठीक है। एक केस हुआ था, इटालियन मरीन्स ने जो फिशरमैन थे पायरेट समझ के दे शूट एंड किल देम। तो उस केसेस में इंडिया की जुडिशरी और इंडिया की जो सिस्टम है गवर्नमेंट को, उसको इंडिया के अंदर ही केस को चलाना चाहिए था, बट एट दैट टाइम आफ्टर द प्रेशर फ्रॉम इटली इंडिया ने वो केस यूएन कोर्ट में अप्लाई कर दिया, ठीक है। इवेंचुअली मरीन्स वर अरेस्टेड ऑल्सो, और अभी तो उनका कुछ सेटलमेंट भी हुआ है, कुछ करोड़ों की बात हुई थी। सो इट कैन बी गिवन एज ए एग्जाम्पल दैट इंडिया इज़ नॉट सॉवरेन, ठीक है। नाउ सेकेंड, प्रूव दैट इंडिया इज अ सॉवरेन। इसमें लिख लो India rejected US sanctions for S-400 weapon system and went ahead to purchase the same from Russia, ठीक है। S-400 की बात आपने सुनी होगी, एयर डिफेंस सिस्टम है S-400। तो US was pressurizing India for the sanctions, ठीक है, if in case S-400 is purchased from Russia even after सैंक्शन प्रेशर फ्रॉम यूएस, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में एग्जांपल पता होने चाहिए, ठीक है। नाउ गिव बी सेक्युलर, ठीक है। इसमें लिखो इंडिया हैज़ नो रिलीजन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया ईदर कंसिडर ऑल रिलीजन इक्वली और डजंट कंसिडर एनी ऑफ द रिलीजन, ठीक है। इंडिया का केस सिंपल है, either it consider all religion equal
और इंडिया डजंट कंसिडर एनी रिलीजन। ठीक है, इसके प्राइम एग्जांपल ऑल रिलीजन आर इक्वली, जो हमारी नेशनल हॉलीडेज होती हैं जैसे क्रिसमस, ईद, गुरु नानक जयंती, ठीक है, दिवाली। सो इन दिस केस इंडिया कंसिडर एज इंडिया कंसिडर ऑल रिलीजन इक्वली। ठीक है, इसके अंदर लिख लो नेक्स्ट, exemptions are there across the world. For example, Pakistan and Saudi Arabia follows one specific religion. ठीक है, full stop. For such countries they have declared one official religion. ठीक है, next you write such countries bracket में for example Pakistan and Saudi Arabia will not allow anything against one specific religion. ठीक है, next you write secular country either consider all religion equal or doesn't consider any religion. ठीक है, बट इसमें भी एक केस है जो फ्रांस और इंडिया को डिफ्रेंशिएट करता है इन टर्म्स ऑफ इंडिया वर्सेस फ्रांस। ठीक है, दोनों ही सिक्योलर हैं बट सिक्योलर डिफरेंस, इसको लिख लो, एस्टेरिक मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिक्योलर में आप ये समझ सकते हो कि भाई ऑल रिलीजन या तो इक्वल है या फिर कोई भी रिलीजन को कंसिडर नहीं करते, बट दोनों ही केसेस में थोड़े चेंजेस हैं इफ़ यू कंपेयर इट विथ, मतलब इफ़ यू कंपेयर इंडिया विथ फ्रांस। तो इंडिया में लिखो पहला, इंडिया इज़ क्लोज टू ऑल द रिलीजन। ठीक है, फ्रांस के केस में लिखो फ्रांस इज़ नॉट एट ऑल क्लोज टू एनी रिलीजन। ठीक है, मतलब एज अ स्टेट फ्रांस डजंट कंसिडर एनी रिलीजन एट ऑल। ठीक है, नेक्स्ट राइट इन इंडिया, इंडिया डजंट होल्ड एनी ऑफिशियल रिलीजन। ठीक है, इसके अंदर लिखो फ्रांस के अंदर, फ्रांस कंसिडर रिलीजन एज अ पर्सनल अफेयर एंड हैज़ नो एफिलिएशन टू एनी रिलीजन। ठीक है, इसमें थर्ड लिखो, इंडिया प्रमोट्स ऑल रिलीजन इक्वली, फॉर एग्जाम्पल नेशनल हॉलीडेज जो हमने इधर भी बात करी। इसमें फ्रांस में लिखो, लॉज आर मेड एक्सक्लूडिंग रिलीजन एंड कीपिंग इट असाइड। ठीक है, इसमें लिख लो इंडिया में, लॉज आर मेड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट रिलीजन, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है, तो ये सारे लॉज हैं रिलीजन के स्पेसिफिक बनाए गए। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया इंडिया और फ्रांस का, बेसिक डेफिनेशन हो गई। ठीक है, इसमें तीसरा पॉइंट लिख लो सेक्युलर के अंदर ही, इंडिया इज़ नॉट एंटी रिलीजन बट नॉन रिलीजन विच डिफाइन द सेक्युलरिज्म। ठीक है, एंटी रिलीजन है कि आप किसी भी एक रिलीजन के अगेंस्ट हो, एंटी रिलीजन वर्सेस नॉन रिलीजन। नॉन रिलीजन का मतलब है कि भाई हम या तो हमारे लिए सारे रिलीजन बराबर है या फिर हम किसी रिलीजन को कंसिडर नहीं करते। एंटी रिलीजन का मतलब ये है कि भाई या तो एक रिलीजन या मल्टीपल रिलीजन जो भी हैं हम उसके अगेंस्ट हैं, उसके प्रैक्टिस, उसके कस्टम्स, हम सबके अगेंस्ट खड़े हैं। तो एंटी इज़ अ वेरी नेगेटिव वर्ड। ठीक है, नॉन शोकेसेस योर न्यूट्रलिटी। ठीक है, कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई आप दिवाली मना रहे हो, ईद मना रहे हो, क्रिसमस मना रहे हो, गुरु नानक जयंती मना रहे हो, कुछ भी मना रहे हो। ठीक है, हम आपको सब में छुट्टी देंगे। ठीक है, हम आपको सारे फेस्टिवल्स में विश भी करेंगे, हमारे लिए ये न्यूट्रलिटी है। एंटी रिलीजन मतलब कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दिवाली या हॉलीडे, मेरा काम होना चाहिए हर दिन, गवर्नमेंट शुड वर्क एज इट इज़ बिकॉज रिलीजन इज़ अ पर्सनल अफेयर, तो उसका गवर्नमेंट में कोई रोल नहीं है, दैट कम्स अंडर एंटी रिलीजन। ठीक है, सी लिखो, ए हो गया, बी हो गया, सी लिखो सोशलिज्म, राइट डाउन सी सोशलिज्म। Resources of the society should benefit each and every member of the society equally. This is under socialism. Next you write, under socialism nobody should be left out. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात हो रही है। ठीक है, तो अंडर सोशलिज्म नो वन शुड बी लेफ्ट आउट। नेक्स्ट यू राइट, अंडर सोशलिज्म nobody should concentrate wealth resources. ठीक है, नेक्स्ट राइट, कंट्रीज लाइक यूएसएसआर आर सोशलिस्ट कंट्रीज, मतलब 1991 से पहले तक कंट्रीज लाइक यूएसएसआर आर सोशलिस्ट कंट्रीज, ब्रैकेट में लिख लो, दे बिलीव्ड इन मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। ठीक है, तो सोशलिज्म का एक एग्जांपल है आपका यूएसएसआर, बट यूएसएसआर मार्क्सिस्ट सोशलिज्म को फॉलो करता है।
ठीक है, यूएसएसआर इसलिए लिखा है 1991 से पहले का, ठीक है। अब मार्क्सिस्ट सोशलिज्म के बेसिस पे क्या है, जो रिसोर्स है वो आपका लैंड, फॉरेस्ट, वाटर एंड इंडस्ट्री, ठीक है। इसके थ्रू आप कोई भी चीज़ एक्वायर कर रहे हो वो आपका इक्वली बंटना चाहिए सोसाइटी में, पीपल शुड बी गिवन इक्वल शेयर, ठीक है। तो वो आपका मार्क्सिस्ट सोशलिज्म के अंदर आता है, ठीक है। अंडर मार्क्सिस्ट सोशलिज्म ये रिसोर्स ये हो गए, और इसी के अंदर लिखो गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट ऑल रिसोर्सेज among its people, which is called complete nationalism. In bracket, there is no private ownership. No private ownership. ठीक है। इसका जो ड्रॉबैक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना, ठीक है। ड्रॉबैक ऑफ सोशलिज्म स्पेसिफिक टू मार्क्सिस्ट, ठीक है। इसमें लिखो अंडर मार्क्सिस्ट सोशलिज्म दिस मॉडल इवेंचुअली मेक्स पीपल इक्वल इन एवरी एस्पेक्ट, ठीक है। तो इसका फंडा क्या है कि हर किसी को बराबर चीज़ें मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इक्वल कार, इक्वल हाउस, ठीक है, एक्सेट्रा, सारे रिसोर्सेज इक्वली बटेंगे। बट इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर कोई एम्बिशियस आदमी ज़्यादा हार्ड वर्क करके ज़्यादा गेन करना चाहता है, फॉर एग्जांपल इन सेटिंग अप ऑफ मोर इंडस्ट्रीज़, रिसोर्सेज को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट करना चाहता है, ठीक है, उससे जो भी अर्निंग्स हो रही है वो उससे और इंडस्ट्री बनाना चाहता है। तो ये सारे जो प्रोविजंस हैं दैट डिफर्स पर्सन टू पर्सन, एम्बिशन, गोल्स, टारगेट, हार्ड वर्किंग स्किल्स, ये सारे जो वैल्यूज़ हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पर्सन की, वो उसकी फिर कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज एवरीवन नोस, मतलब सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग बंदा और सबसे ज़्यादा कामचोर दोनों को सेम रिसोर्सेज मिल रहे हैं। तो हार्ड वर्किंग बंदा इवेंचुअली ही और शी विल थिंक यार देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ पुटिंग इन मोर एफर्ट व्हेन अ लेस कॉम्पिटेंट पर्सन इज गेटिंग इक्वल रिसोर्सेज एज कम्पेयर टू माइन, ठीक है। और सिमिलरली जो लेस कॉम्पिटेंट आदमी है उसको पता है कि मैं हार्ड वर्क क्यों करूँ जब मेरे को इवेंचुअली रिसोर्सेज खुद ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे जो ट्रेड्स हैं ना, ये मार्क्सिस्ट सोशलिज्म के ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। तो इसमें लिख लो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म मॉडल मेक्स पीपल इक्वल इन एवरी एस्पेक्ट्स, ब्रैकेट में इक्वल कार, इक्वल फूड एट्सेट्रा, बट ब्रैकेट क्लोज, बट आइडियली वी कांट मेक टू पीपल इक्वल एज डिफरेंस विल बी देयर इन टर्म्स ऑफ हार्ड वर्क, एम्बिशन एंड कैपेसिटी, ठीक है, जो हमने डिस्कस करा। नाउ इन केस ऑफ सोशलिज्म के अंदर, ये तो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म था, इन केस ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया में लिखो सोशलिज्म इन इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। सोशलिज्म इन इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिज्म इन इंडिया इज मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ तो सारा पब्लिक था, नो प्राइवेट ओनरशिप, एवरीथिंग इज पब्लिक, ठीक है। इंडिया के केस में इट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, you have public, you have private, ठीक है। मिक्स इकोनॉमी का फंडा वही है कि आपको प्रोविजन एक ही, अगर आपको खुद की इंडस्ट्री सेटअप करनी है, खुद की कंपनी बनानी है, खुद का स्टार्टअप लेना है, अगर आप रिसोर्सेज पुल कर रहे हो तो उस पर गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है, ठीक है। एंड इवेंचुअली वी ऑल नो कि इंडिया की जो सोसाइटी का बाइफिकेशन है उसमें देर आर पीपल हु आर वेरी मच डिप्राइव्ड ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, जिनकी टेक केयर गवर्नमेंट को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी हमने पहले पढ़ा ना आर्टिकल, ठीक है, 14, तो उसके अंदर जो बैकवर्ड क्लास है उसकी बेटरमेंट के लिए इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है। अब वो पब्लिक जो एक्शंस हैं या पब्लिक पॉलिसीज़ हैं उसके लिए जो गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज आएंगे, मतलब रिसोर्सेज अगर प्राइवेट बंदा ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसके रिटर्न में टैक्स दे रहा है, वो टैक्स गवर्नमेंट लेती है, उस गवर्नमेंट टैक्स के बेसिस पे गवर्नमेंट आपके पब्लिक बेटरमेंट की चीज़ें चलाती है। फॉर एग्जांपल नरेगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है,
जो सब्सिडीज़ मिलती हैं फार्मर्स को, ठीक है, जो PWD का वो मिलता है आपको महीने का केयर टेकिंग अमाउंट, ठीक है, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करती है, ठीक है। वो कहाँ से आती है, ठीक है, प्राइवेट अपने लेवल पे जितने रिसोर्सेज पुल कर रहा है अपनी इंडस्ट्री के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने काम के लिए, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है, कोल यूज़ कर रहा है, ठीक है, ऑल द XYZ थिंग्स, ठीक है, उसके बेसिस पे टैक्स देगा। टैक्स के बेसिस पे गवर्नमेंट वो टैक्स एक्वायर करके जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है पब्लिक का, उसके बेटरमेंट के लिए वो रिसोर्सेज लगाएगी, ठीक है, सब्सिडी देगी, फ्री राशन, वैक्सीन्स, जो लेटेस्ट केस था वैक्सीन के केस में, ठीक है, ऑल दोज थिंग्स विल बी डन इन पब्लिक, ठीक है। और इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका जो इंडिया में फॉलो होता है दैट इज़ कॉल्ड योर प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स इज फॉलोड इन इंडिया, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब सिंपल है, मोर इनकम विल इवेंचुअली लीड टू मोर टैक्स, ठीक है। आपकी जितनी ज़्यादा इनकम है, मोर इनकम यू विल पे मोर टैक्स, ठीक है, एंड मोर जितना टैक्स गवर्नमेंट फेच करेगी मोर गवर्नमेंट विल स्पेंड ऑन बेटरमेंट ऑफ पुअर, ठीक है, ये भी हमने डिस्कस करा, ठीक है। भाई प्राइवेट में जिसको जितना बूम करना है, जितना ग्रो करना है करो, टैक्स दो, गवर्नमेंट के पास टैक्स आएगा, जितना ज़्यादा टैक्स आएगा उतना पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक बेटरमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट, न्यू पॉलिसीज, न्यू implementation of new technologies, all these things will be done by the government, ठीक है। So in case of India is a mixed economy in terms of socialism, public private ownership both happens, ठीक है। simple concept of progressive tax is followed in India, ठीक है। last point लिख लो socialism का, hence the way Indian socialism function is called democratic socialism in bracket Fabian socialism। तो जो इंडिया का socialism है that is called as FABIAN फैबियन सोशलिज्म। जो USSR के केस में हमने पढ़ा दैट इज़ योर मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, ठीक है। तो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे, ठीक है। अभी हम वैल्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम वैल्यूज़ ही आगे बढ़ेंगे, डेमोक्रेसी वैल्यूज़ पढ़ेंगे, आपका जितने पेंडिंग है ऑल दोज थिंग्स विल क्लोज, ठीक है। देन विल मूव टू जो पार्लियामेंट के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में उसमें विल मूव एंड इवेंचुअली विल स्टडी की जो डिफरेंट मेजॉरिटीज़ होती हैं, स्पेशल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, नंबर्स के बेसिस पे विल अंडरस्टैंड, ठीक है। एंड देन विल स्टार्ट विद द सिटीजनशिप जो है इंडिया की, उसमें विल स्टार्ट, ठीक है। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। बेल आइकन क्लिक कर लो, ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगा हर 2 दिन के आसपास आ रहे वीडियो, बिकॉज प्रीलिम्स इज अराउंड द कॉर्नर, तो देख लो एक बारी, पढ़ लो, ठीक है। सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। कमेंट में अपने क्वेरीज छोड़ देना, ठीक है। नोट्स वगैरह अगर किसी को किसी सब्जेक्ट के चाहिए तो मेरे पास हैं, तो इवेंचुअली वीडियोस के थ्रू ही बता दूंगा, बट इट विल टेक टाइम। सो टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।